अस्सलामुअलैकुम, सभी को मेरा नमस्कार। देश के अंदर 3 चरणों का मतदान ख़त्म हो चुका है और चौथे चरण का मतदान अभी 13 तारीख़ को होने वाला है। जैसा कि हम तमाम को मालूम है कि मुल्क के अंदर मौजूदा हुकूमत और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थोड़ा डरे डरे सा लग रहे हैं। उनका डर इस हद तक चला गया है और कुर्सी का प्यार, सत्ता से उनको इतना लगाव हो चुका है कि वो मुल्क के अमन की भी कोई बात सोचने और उसके ऊपर सोच विचार करने के लिए तैयार भी नहीं है। मोदी जी हर दिन एक नया झूठ बोले जा रहे हैं। पहले चरण में उन्होंने ऐसे कोई झूठ नहीं बोले थे, मगर दूसरे चरण से लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी साहब से ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि क्यों आप अपने ही पार्टी के एक नेता नितिन गडकरी जी से कुछ सीख नहीं लेते। मैंने नितिन गडकरी साहब की एक स्पीच सुनी जिसमें वो मतदारों से ये बोल रहे हैं कि अगर पिछले 10 साल में मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं, अगर पिछले 10 साल में मैंने हिंदू, मुस्लिम और दलितों के दरमियान कुछ भेद और भाव नहीं किया है तो तुम मुझे वोट दो। अगर तुम ये समझते हो कि मैंने भेदभाव किया है तो तुम मुझे वोट ना दो। ये भी आप ही के पार्टी के नेता हैं जिनके चाहने वाले लाखों के लोग इस दुनिया के अंदर और इस मुल्क के अंदर पाए जाते हैं। आप क्यों इनसे कुछ सीख नहीं लेते मोदी जी? मोदी जी, आपकी डर का तो ये हाल है कि आप लोगों के अंदर तो कहते हैं कि आप विश्व गुरु हैं, आप दुनिया के गुरु के अपने आप घोषित करते हैं, मगर इसी मुल्क की 3 सीटें, कश्मीर की 3 सीटें, जिसमें आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आप तो ये कह रहे थे कि 370 हटाने के बाद वहाँ से जो है टेररिज्म ख़त्म हो चुका है और वहाँ पे लोग खुशहाल जी रहे हैं। ऐसी जगह पर जहाँ पर जिस राज्य को लेकर आप इतना जो है अकड़ते हैं, वहाँ पर आपकी 3 सीटों पर, कुल 5 सीटों में से 3 सीटों पर आपका कोई एक बंदा भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यहीं से आपकी जो है ताकत का हाल मालूम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान का एक इतिहास है। हिंदुस्तान का इतिहास ये है कि यहाँ पर हज़ारों सालों से यहाँ हिंदू भाई हमारे जीते हैं और यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों का एक अटूट संबंध है। और आप इस संबंध को तोड़ने के लिए बस अपनी राजनीति को और अपनी सत्ता को आप बचाए रखने के लिए लोगों को तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें अब तक आप जो है फेल हो चुके हैं और आने वाले जो 4 चरण हैं, 3 चरण हैं, उसमें भी आप जो है फेल होने वाले हैं। देखिए, आप कहते हैं कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन कभी देने नहीं दूंगा, जबकि आप ही के साथ लड़ने वाली टीडीपी पार्टी, आंध्र प्रदेश के अंदर लड़ने वाली तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना, जो आप जिनके साथ अपना जो है रिश्ता बनाए रखे हुए हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, हज के अंदर सब्सिडी देंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपने क्यों ऐसे लोगों के साथ, जबकि आपकी और उनकी जब नहीं बन रही है तो आपने उनके साथ संबंध क्यों बनाए? और आप कहते हैं कि कांग्रेस अगर आई तो हिंदू यहाँ के दूसरे नंबर का शहरी बन जाएगा। मोदी जी, आप लोगों को डराने के बजाय सच बोलते, 10 साल का अपना आप रिकॉर्ड बोलते तो लोग भी आपकी बात मानते। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हज़ारों सालों से हिंदू जी रहे हैं, उनके धर्म के लिए कोई ख़तरा नहीं था। हिंदुस्तान की तारीख़ उठाइए और आप एक ऐसी युद्ध बता दीजिए लोगों को कि जिसके अंदर इस्लाम और हिंदुइज़्म आमने सामने हुए थे अपने धर्म को बचाने के लिए। जब हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर कोई एक भी ऐसी युद्ध नहीं हुई तो आप लोगों को डरा कर वोट क्यों लेना चाहते हैं? देखिए मोदी जी, मैं समझता हूँ कि हिम्मत वाला शख्स वो है जो सामने वाले को सच बोलकर, सामने वाले को बग़ैर किसी डराए, बग़ैर को धमकाए आप उसके साथ जब लड़ेंगे, आप उसके साथ मुकाबला करेंगे तो वही हिम्मत वाला शख्स कहलाया जाता है। मगर आप जो है लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। कभी मैनिफेस्टो के नाम पर आप लोगों को डराते हैं, कभी रिजर्वेशन के नाम पर आप लोगों को डराते हैं। आप 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आप जब मुख्यमंत्री रहे तो आपने वहाँ पर मुसलमानों को क्यों रिजर्वेशन दिया?
आप भूल चुके होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको क्या कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको यह कहा था कि आप राजधर्म निभाने के अंदर टोटली फेल हो चुके थे। 2002 के इंसिडेंट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको ये ताकीद की कि आप राजधर्म जो है निभा नहीं सके। तो आपको उनकी बात से अभी वक्त है सीख लेना चाहिए। देखिए मोदी जी, सत्ता हमेशा जो है हमेशा के लिए किसी के पास बाकी नहीं रहती। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। आप जो भाषण दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपके भाषण के लिए आपका ज़मीर खुद आपको गवाही नहीं दे रहा है। आपका ज़मीर खुद आपको जो है झिझोड़ रहा है। आपका ज़मीर आपसे सवाल कर रहा है कि क्यों मोदी जी आप मुल्क को तोड़ रहे हैं, मगर आप अपने ज़मीर के ख़िलाफ़, अपने कॉन्सेंस के ख़िलाफ़ आप काम कर रहे हैं। आपको बस सत्ता पैरी है, मुल्क आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर मुल्क आपके लिए मायने रखता तो आप भी नितिन गडकरी की तरह लोगों के सामने जाते और कहते कि मेरा 10 साल का रिकॉर्ड आपके सामने है, आप 10 साल का रिकॉर्ड देखकर मुझे वोट दो। आपको इतने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपने 2016 में जब आपने डीमोनेटाइजेशन किया, आपने कहा था कि लोगों मुझे 50 दिन का टाइम दो, मैं मुल्क के अंदर से जो है काला धन जो है तो का निर्मूलन कर दूंगा, उसको जो है मिटा दूंगा। 2016 से 2024 आया। 2024 की रैली में आपने खुद इस चीज़ को माना कि इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अभी काला धन बाकी है, वो भी अपने दोस्तों के पास काला धन बाकी है, अदानी और अंबानी के पास आपने खुद कहा कि काला धन बाकी है। तो डीमोनेटाइजेशन का क्या फ़ायदा हुआ? डीमोनेटाइजेशन करने से क्या लोगों को परेशानी नहीं हुई? तो आप इन चीज़ों पर अगर बात करेंगे, आप खुले डिबेट करेंगे। आप तो डिबेट ऐसा करते हैं, सामने 3-4 लोगों को बिठा लेते हैं और आपके दिल में जो चीज़ आए वो बोले जाते हैं। सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और आता है। सवाल और जवाब पहले से फिक्स होते हैं। आप खुलेआम आप हैं, कांग्रेस पार्टी है और भी अपोजिशन के बहुत सारे लोग हैं। आप अगर उनसे डिबेट करेंगे, आमने सामने बैठेंगे, तब जाकर बात पूरी होगी ना। यहाँ पर ऐसा है कि आप खुद अंपायर हैं, आप खुद बैट्समैन हैं, आप खुद बॉलिंग कर रहे हैं, इससे तो कोई मुल्क का जो है फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन वालों को आप खुलेआम अपनी रैलियों में कहते हैं कि इस तरह आप ना मरो। ये एक प्रधानमंत्री आपकी कुछ वैल्यू हो ना हो, बल्कि उस चेयर की तो वैल्यू है, उस कुर्सी की तो वैल्यू है, मगर आप उस कुर्सी की वैल्यू के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। आप अपोजिशन को कह रहे हैं कि तुम इस तरह ना मरो, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम आपको ज़िंदगी देंगे। ज़िंदगी देने वाली जनता है। राजकीय के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर ज़िंदगी देने वाली असल जनता है, ये आप और मैं नहीं है। मोदी जी, आप लोगों को डराना धमकाना बंद करें। मैं जो भी 4 चरणों के अंदर मतदान होने वाला है, अभी मुल्क के अंदर सारे हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये मुल्क हमारे लिए सबसे बड़ा है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए सबसे बड़ा नहीं है, यहाँ का ये मुल्क हमारा सबसे बड़ा है। ये मुल्क का संविधान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मुल्क के संविधान को बचाने के लिए आप और हमें एकजुट होना है। आज मुल्क के संविधान को ख़त्म करने के लिए मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम रिजर्वेशन ख़त्म नहीं करेंगे, मगर आप ही के पार्टी के नेता, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के जो नेता हैं, मदन मालवीय शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। आपके पार्टी के आईटी सेल के जो अमित मालवीय हैं, उन्होंने कहा था 2014 से पहले कि रिजर्वेशन को हटाना चाहिए। आप लोगों ने तो उन्हें बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं। तेजस्वी सूर्या ने 2014 से पहले, 2019 से पहले लिखा था कि मुल्क के अंदर रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। और आपके मोहन भागवत जी ने खुद कहा था कि मुल्क के अंदर रिजर्वेशन पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। जब आपकी इन लोगों से नहीं बन रही है, अगर आप कह रहे हैं कि आप मुल्क के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, तो आप इन लोगों को बड़े बड़े ओहदे क्यों दिए जा रहे हैं? आप एक तरफ कहते हैं संविधान को हम नहीं बदलेंगे, दूसरी तरफ आपके पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं कि हम संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें होने चाहिए। मोदी जी, थोड़ी तो शर्म कीजिए। आपने सियासत के अंदर, खेल और सियासत 2 अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। आपने तो खेल के अंदर भी सियासत ला ली। आपने ये कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी आई तो मुसलमान जो है इंडिया की टीम के अंदर भी मुसलमान भर जाएंगे, अल्पसंख्यक भर जाएंगे। थोड़ी तो शर्म रखिए मोदी जी। इतना जो है आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अभी बीजेपी वालों को भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप एक नंबर जो है झूठ बोल रहे हैं। आपके पास सत्ता बचाने के लिए सिवाय झूठ के और कोई चीज़ बची नहीं है।
इसलिए मैं जो जिन जिन रियासतों में अभी जिन जिन स्टेट्स में अभी इलेक्शन बाकी है वहाँ के लोगों से मैं ये आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप 2014 से पहले मोदी साहब के भाषण सुने, 2014 के बाद के मोदी साहब के भाषण सुने और आप खुद डिसाइड करें कि आपको किसे वोट देना है। तो मैं सैयद ज़हीरुद्दीन बरीद, आप एडवोकेट, मैं आपसे जो है निवेदन करता हूँ कि आप मेरी जो है इस बात को सुने और इस पर सोच विचार करें और झूठ बोलने वालों का कभी साथ ना दें। जय हिंद, जय भारत।